बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन को कि इसकी डिफाइन अगर हमने करना हो सिंपल हार्मोनिक मोशन को तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। देन जो है वो हम इसकी कंडीशंस को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हुक्स लॉ को मैथमेटिकली देखेंगे। देन जो है वो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पेंडुलम के केस में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना हो तो हम इसको इस तरह से करते हैं कि ये इसमें एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। मींस ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर एक्स से डिनोट करेंगे। यहाँ पर हम इसको डायग्राम से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, स्प्रिंग मैश सिस्टम है। इसमें मैश जो है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है। तो इसको जो है वो जिसपे हम दो तरह के फोर्सेस लगा सकते हैं, या तो हम स्प्रिंग को प्रेस करेंगे या हम स्प्रिंग को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो जो भी हम फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर होगा। लाइक अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस हम इस तरह से करेंगे, अगर हम इसको इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसको फोर्स करेगी कि वो इस डायरेक्शन में मूव करे। अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में इसको मूव कराएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। और दूसरी बात, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाती है डिस्प्लेसमेंट उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसकी कंडीशंस को हम देखते हैं कि कौन सा सिस्टम होता है जो हम कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो उसके लिए तीन कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है। एक तो ये कि इसके रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। जो सिस्टम होता है हमारे पास जिसको हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर हम कह रहे हैं कि ये होगा या है हमारे पास, तो ये कंडीशंस उसको फुलफिल करना जरूरी है। तो सिस्टम के पास जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। दूसरा जो है वो सिस्टम के पास इनर्शिया भी होना चाहिए। इनर्शिया से मुराद ये है कि अगर आप किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं तो वो उसको अपोज करने की उसके अंदर हम फोर्स लगाते हैं या उसके ऊपर जो भी हम चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको अपोज करे। अपनी अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो आप रेस्ट कंडीशन में चेंज के खिलाफ जो है वो अपोज करेगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो चेंजेस के अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि उसकी जो ओरिजिनल हालत है उसी में ही रहे। तीसरी बात जो है वो इसमें क्या है, सिस्टम भी फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। मीन्स टू से अगर सिस्टम फ्रिक्शनलेस नहीं है, उसमें फ्रिक्शन है, तो ऑब्वियसली फोर्स का हमारा जो कंसिडरेबल पार्ट है वो फ्रिक्शन में वेस्ट हो जाएगा। हुक्स लॉ को अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो हुक्स लॉ को अगर मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए तो इससे मुराद ये होता है कि हम जितनी ज़्यादा फोर्स लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा कवर होता है। मीन्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। लास्ट एग्जांपल जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, यहाँ से ही देख लेंगे, जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग उतना ज़्यादा दूर जाएगा। मीन्स अगर स्ट्रेच करें, जितनी ज़्यादा फोर्स इसको स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा इस पर जो है डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। जितनी कम फोर्स होगी उतना ही कम डिस्प्लेसमेंट जो कवर होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि एफ हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ पर एक्सप्लेन भी क्या हुआ है बुलेट्स में कि फर्स्टली ये यहाँ पे क्या हुआ है कि फोर्स जो हमने अप्लाई की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। उसके बाद स्प्रिंग को अगर हम अनस्ट्रेच कर देते हैं तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होती, तो सिस्टम जो होता है वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहता है। मीन्स टू से इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। और अगर हम मैस को डिस्प्लेस कर देते हैं उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मींस उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो उसके बाद ट्राई करता है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में वापस आ जाए। तो जब तक नहीं आता तब तक जो है वो उसमें मूवमेंट जारी रहती है। तो उसी के बिहाफ पे हम कहते हैं कि उसमें जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो भी हम कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल। हम कहते हैं कि हमारे पास एक मैस है जो कि अटैच है, उसका एक एंड जो है वो इलास्टिक स्प्रिंग के साथ अटैच है और वो फ्रीली जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा है। याद रखना है यहाँ पर हम जो सरफेस कंसीडर कर रहे हैं वो फ्रिक्शनलेस है और हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये वाली एग्जांपल जैसे हमने ये वाली कंसीडर की थी, ठीक है। तो अब उसके बाद है जब हमने मैस को रिलीज किया तो वो वाइब्रेट करने लग गया मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन्स टू से जिस पे वो पहले जिस पोजीशन पे वो पहले पड़ा हुआ था मैस स्प्रिंग सिस्टम जो था, जब उसमें हमने फोर्स नहीं लगाई थी तो उसको हम मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन लगाते हैं कहते हैं। जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा मेन पोजीशन के इर्द गिर्द। इसकी एग्जांपल जस्ट इसी तरह से ले लें कि जैसे एक झूला जो है वो उस पर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, तो वो बिल्कुल वैसे ही अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर किसी को बिठा के उसको पुश करेंगे तो क्या होगा, वो मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये वाली जो मोशन होती है झूले की, जो भी मैंने आपको स्विंग की एग्जांपल दी है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में आती है, ठीक है। तो कोशिश तो वो करेगा दोबारा से भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाने की, लेकिन क्या होगा कि मेन पोजीशन पे जाके उसको समटाइम्स क्या होगा,
मीन्स अभी इनिशियली जब आपने फोर्स लगाई तो मेन पोजीशन पे वो रुक नहीं सकेगा, वो आगे थोड़ा सा चला जाएगा, फिर वो वापस आएगा, इसी तरह से वो अपने मेन पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये जो सारी मूवमेंट होती है ये फोर्स की वजह से होती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अभी नेक्स्ट है वो हम मैथमेटिकली देखते हैं। हुक्स लॉ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू के एक्स होता है। ठीक है, माइनस जो है वो इसकी डायरेक्शन को शो करता है कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास न्यूटन लॉ से आ जाता है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन अगर दोनों को आप ऑब्जर्व करते हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है, दोनों फोर्सेज है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो हम F इज इक्वल टू F कर लेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, एक साइड पे माइनस के एक्स लिख देंगे और दूसरी साइड पे एम ए लिख देंगे। मैं अभी आपको लिख के बता देती हूँ। यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या है, F है, इसको हमने नाम दे दिया है माइनस के एक्स का। ठीक है, दूसरा F जो हमारे पास है वो है एम ए। अब ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड, तो हम कहेंगे राइट हैंड साइड भी इक्वल है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट करें, अगर हम ए को फाइंड करना चाह रहे हैं, ए साइड पे रहने देंगे, माइनस के डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स। ठीक है, अब ये वाला जो है ये के ऑलरेडी कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट का हमने नाम दिया हुआ है, जो मैथ है स्प्रिंग का वो भी कांस्टेंट होगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, और ये पीछे हमारे पास जो जिसमें चेंज पॉसिबल होंगी ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अगर हम इक्वलिटी का साइन हटाना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, और ये वही सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी कि इसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का साइन भी समटाइम्स प्लेस हो जाता है, तो माइनस का साइन जस्ट जो है वो इसकी डायरेक्शन शो करेगा कि डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे भी इसको डिटेल में ऐसे लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड में भी उसी डेरिवेशन को कंटिन्यू किया हुआ है। यहाँ पर जस्ट एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक्स के ऊपर डबल डॉट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, जबकि वेलोसिटी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं, मीन्स जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है टाइम के लिहाज से तो हम उसको कहते हैं वेलोसिटी है, और अगर वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के लिहाज से तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो उसमें जो डेरिवेटिव हम ले रहे होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट का ही होता है। तो एक बार डेरिवेटिव का डिस्प्लेसमेंट लेंगे, सिंगल डॉट प्रेजेंट करता होता है वेलोसिटी को और डबल डॉट प्रेजेंट करता होता है एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पर आप एक्स डबल डॉट लिख लें या फिर आप यहाँ पर एक्सेलरेशन लिख लें, एक ही बात है, यहाँ से कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एम एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जैसे मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में वहीं पे कैलकुलेट करके बता दिया था। तो यहाँ पर आगे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि भाई हम जो है इसको कांस्टेंट का नाम दे दिया, तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन क्या होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो इस वजह से माइनस का साइन है। नेक्स्ट जो है वो हम कंसीडर करते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का वर्ड जहाँ पर भी आएगा उससे मुराद ये होता है कि उसी लम्हे में या उसी स्पेसिफिक इंस्टेंट में जब आप कोई चीज़ मेजर करना चाहते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट मेजर करना चाहते हैं उसी लम्हे में, तो उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। एक तो होता है ना कि स्टार्ट से लेके एंड तक आपने डिस्प्लेसमेंट काउंट कर लिया और वो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया। एक होता है कि आप ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट या जो भी आप ऑब्जर्वेशन अपनी करें, तो किसी भी लम्हे अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना हो, जैसे फर्ज कर देते हैं यहाँ पर अगर पॉइंटर है, यहाँ पर एक में स्प्रिंग सिस्टम है और इसके साथ जो है वो हम इसको ऑब्जर्व करें, इसको इसका साइकिल ऑब्जर्व करें, इस तरह से अगर हम इसका साइकिल ड्रॉ करें या हम एक पॉइंटर इसके साथ अटैच कर लें तो उसकी वाइब्रेशन जो है वो ऐसे करके पेपर पे जो है वो ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम कुछ मजीद चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक साइकिल जब इसका कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से लेके ये इसकी पॉजिटिव हाईएस्ट वैल्यू है, इसको हम क्रस्ट का नाम भी देते हैं जब हम वेव्स को डिस्कस करते हैं, ये ट्रफ का नाम देते हैं इसको। ठीक है, तो जब एक साइकिल इसका कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम जितना टाइम इसको लगता है हम इसको कहते हैं कि ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, और ये इसका कंप्लीट साइकिल है यहाँ से लेके यहाँ तक, या हम यूँ कह सकते हैं कि एक
मतलब टू हाईएस्ट पॉइंट्स के दरमियान जितना इसको टाइम लगता है कंप्लीशन में, या ये टू एक रस से दूसरी रस तक जो फासला होता है इसको हम एक साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है, तो जिसका एम्पलीट्यूड होता है वो यहाँ से लेके मैक्सिमम हाईएस्ट जो पॉइंट होता है इसको एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। ठीक है, तो किसी भी हमें इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करना हो तो उसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। यहाँ पर वही बात बताई हुई है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, वाइब्रेशन का मतलब होता है कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वो बॉडी ने अपनी मोशन में अचीव कर लिया। लाइक अगर हम रिलेट करते हैं कि हमारे पास जो है वो एक स्विंग है या पेंडुलम है। ठीक है, पेंडुलम है फर्ज करें, तो उसको हमने यहाँ पर ले जाके छोड़ दिया था। ठीक है, तो वो इस साइड पे जाएगा, एक ट्रिप यहाँ लगाएगा, फिर उसके बाद वापस अपनी असल जगह पे आ जाएगा। तो जब उसने एक कंप्लीट ट्रिप अपना लगा दिया तो हम कहेंगे इसकी एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। फिर उसके बाद जाएगा, फिर आएगा तो हम कहेंगे दो वाइब्रेशन हो गई है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं कि एक वाइब्रेशन इस तरह है। अब अगर हमने इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ होता है डिटेल में कि ये कैसे ड्रा होता है। यहाँ पर अभी हम इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड जो होता है वो हमारे पास क्या होता है 2πm डिवाइडेड बाई के। 2π यहाँ पर क्या है हमारे पास कांस्टेंट ही आ जाएगा, 2 एस आएगा, पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पर पुट कर देंगे। मैथ जो वो स्प्रिंग कांस्टेंट का वो गिवन होगा, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट भी आपके पास न्यूमेरिकल में गिवन होगा, तो यहाँ से आप इजीली इसका टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रिवर्स होती है। ठीक है, रेसिप्रोकल कह सकते हैं इसको शॉर्ट वर्ड सिंपल वर्ड्स में। तो f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी है, तो यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखी थी। तो इसको जब हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू इस तरह से आ जाती है। दूसरी बात ये, एक तो हमने सिंपल वेलोसिटी डिस्कस की हुई है ऑलरेडी, एक हमारे पास होती है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं, लीनियर वेलोसिटी को v से प्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पर 1/t को हमने यहाँ पर अभी नाम क्या दिया f का, तो हम ओमेगा को 2 पाई f का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है वो हम अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया है, तो अभी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है पूरा राउंड। ठीक है, ये 360 एंगल होता है कंप्लीट सर्कल का। अब जो है वो हम क्या करते हैं, इसमें रेडियस जो है वो इसका डिस्कस करते हैं हम इस तरह से कि हमारे पास यहाँ से लेके सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है और वो इक्वल होता है। इस रेडियस का डिस्टेंस इसका और जितने भी हम यहाँ से सेंटर से करेंगे ड्रॉ, उन सबका जो है डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसका रेडियस जो है वो आर्क से इसको प्रेजेंट करेंगे। एंगल जो यहाँ पर बनना होगा वो थीटा होगा और इसकी आर्क लेंथ जो होगी इसको हम एस का नाम देंगे। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो अगर थीटा हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास एस डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। थीटा यहाँ से रेडियन में इसको मेजर किया जाता है। दूसरा यूनिट जो होता है सिंपल, हम नॉर्मली एंगल को जब हम डिस्कस करते हैं तो वो डिग्रीज में होता है। तो यहाँ पर जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम इसको रेडियन में मेजर करते हैं। सिंपल पेंडुलम की जब भी हम बात करते हैं तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में आता है। अभी हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली। इसको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ये फर्स्ट लेंथ है कि ये हमारे पास क्या है, पेंडुलम है। कंसीडर करें हम आइडियल सिस्टम जिसमें हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास पेंडुलम की क्या है, मीन पोजीशन है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर होगी, दूसरी यहाँ पर होगी, और ये इसकी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन होगी, तो उसकी वाइब्रेशन जो है वो इसके अराउंड होगी। ठीक है, तो फर्स्ट करें इस पर फोर्स लगे और ये यहाँ पर गया और उसके बाद इस तरह से इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इसके पहले इस पे फोर्स लग रही होगी डोरी की, जिसके साथ स्ट्रिंग के साथ जो अटैच है टेंशन। ठीक है, एवरी एक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन, मींस टू से इसको यहाँ पर अर्थ की अट्रैक्शन रिस्पेक्ट कर रही होगी वेट की वजह से। ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में होगी, फोर्स इस पर लग रही होगी और टेंशन इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा इसको कंपोनेंट्स में जो है इस डायरेक्शन में वेट लग रहा होगा, सॉरी एम जी, बिल्कुल नीचे को। ठीक है, अगर एम जी को हम रिजॉल्व करें इसके कंपोनेंट्स में एक्स और वाई में, तो जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल में आता होता है उसको हम cos थीटा में रिजॉल्व कर लेते हैं।
वेक्टर रेजोल्यूशन जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा अगर समझ नहीं आ रही तो। यहाँ पर एम जी कॉज ऑफ थीटा ये बन जाएगा, ठीक है। और जो इस साइड पे आएगा इसका वाई कंपोनेंट वो एम जी साइन ऑफ थीटा बन जाएगा, एम जी साइन, ठीक है। यहाँ पर जो इसका एंगल बन रहा होगा उसको हमने थीटा का नाम दिया हुआ, ये ऑलरेडी यहाँ पर शो भी हो रहा है, ठीक है। जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी इसको हम स्मॉल एल से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये फिक्स रहेगी, ये वेरिएशन नहीं होगी इसमें, ना मैथ में वेरिएशन होगी ना ही लेंथ में। तो ये इसकी चीज़ें होगी जो हमें याद रखनी है, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये है एम जी साइन ऑफ थीटा, इस साइड पे एम जी कॉस ऑफ थीटा, और बिल्कुल जो इसका वर्टिकल फोर्स इसके ऊपर जो वेट की वजह से लग रही होगी वो हमें पता है कि हम वेट भी क्या होती है, फोर्स होती है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, और उसके बाद हम इसको एम जी कंसिडर करते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यहाँ पर जो है ये सारा कुछ जो है वही डिस्कस किया हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम जो है वो हमने डिस्कस किया है, जो कि पॉइंट में जो है उसके साथ सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल वाला मीन्स से उसकी जो लेंथ है वो फिक्स रहेगी, ठीक है। जब आपने एक साइड से इसको पुल किया है इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो वो पॉइंट बी पे चली गई है, ठीक है। पहले इसका मेन पोजीशन पे जो था उसको हमने ए का पॉइंट का नाम दिया था, यहाँ पर हम उसको पॉइंट बी पे लगे हैं, ठीक है। तो कितना एंगल यहाँ पर बना है, स्मॉल एंगल बना है जिसको हमने थीटा का नाम दिया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसकी ऑसिलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो है वो हम ये कह रहे हैं कि हमने इसकी जो वोक है वो मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, और इसकी जो आर्क है इसको हम आर्क का नाम देंगे। लास्ट स्लाइड पे दोबारा जाते हैं। ये जो इसकी मूवमेंट है, जैसे हमने अभी जो है वो लास्ट टाइम एक सर्कल डिस्कस किया था ना, सर्कल इस तरह से ऐसे, ठीक है। एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं बन सका, तो यहाँ पर हमने इसका रेडियस दिया था जब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। तो उसमें ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हमने आर का नाम दिया था, और इसको हमने एस से डिनोट किया था, और ये एंगल हमारे पास क्या बन रहा था, थीटा बन रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जब थीटा को कैलकुलेट किया था तो हमने ये वाली इक्वेशन कंसीडर की थी, ये वाला जो आर था, ठीक है, एस डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम रिलेट करें तो ये वही, अगर हम इसको पूरा सर्कल कंसीडर कर लें, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, आर बन रही है, ठीक है। एस, ये डिस्प्लेसमेंट को हम एस की बजाय एक्स से डिनोट कर देंगे, और ये जो आर है इसकी, ये वाला जो रेडियस जिसको हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पर आर की बजाय क्या है, एल है, ठीक है। इस चीज़ को जहन में रखना है, इस पॉइंट को। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई हुई कि जो सर्कल का रेडियस होगा उसको हम एल से प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो उसका डिस्टेंस होगा उसको हम एक्स से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि पी जो होती है वो क्या होती है, टेंशन होती है। पॉइंट बी जो होता है जहाँ पर फोर्स लगाने के रिजल्ट में जो हमारी जो मैस है पेंडुलम का वो वहाँ पर चला गया। उसके बाद जो वर्टिकल है उसके ऊपर क्या है, एम जी वेट लग रहा है उस पर, टी जो है वो उस पर टेंशन लग रही है। तो वेट जो होता है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। यहाँ पे मेक श्योर कि अगर ये पॉइंट आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। वेट को आपने रिजॉल्व कर लिया टू कंपोनेंट्स में, तो कॉज और साइन दो कंपोनेंट्स उसके बन देंगे। हॉरिजॉन्टल जो होगा वो कॉज के साथ हो जाएगा, और जो वर्टिकल है वो साइन के साथ बन जाएगा, ठीक है। तो वेट जो होता है वो किसके अलॉन्ग होता है, कॉज वाले के, ठीक है। तो ये वाला जो हम इसको कंसीडर करेंगे एम जी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। और जो वेट के परपेंडिकुलर होता है कंपोनेंट एम जी साइन ऑफ थीटा, वो यूज नहीं होगा यहाँ पर कैलकुलेशन में। यहाँ पर हमें डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम ऑलरेडी एफ फिजिकल एम जी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो टेंशन जो होती है और जो वेट होता है दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर अगर हम डायग्राम में जाके देखें तो ये वाला जो टी है इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों फोर्सेज हैं वो इक्वल हैं बट ऑपोजिट हैं। तो टी के बराबर हम एम जी कॉस ऑफ थीटा को लिख सकते हैं, ठीक है। तो टी इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, एम जी कॉस ऑफ थीटा। अब उसके बाद जो है वो दूसरी फोर्स जो है वो लग रही है साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो जो कंपोनेंट है हमारा एम जी साइन ऑफ थीटा वो रिस्पॉन्सिबल है किसके, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। इस डायरेक्शन में उसको मूव कराएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एफ इजिकल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। तो आप जो है यहाँ पर साइन ऑफ थीटा को अगर हम डिस्कस करें तो साइन ऑफ थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन थीटा को देखें तो वो हमारे पास यही बनता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय साइन थीटा। हमारे पास क्या होता है बेसिकली, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय
हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी, ठीक है, साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो जहाँ पर साइन थीटा आएगा वहाँ पर हम x डिवाइडेड बाय l कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड लॉ में हमारे पास मोशन क्या थी, F इज इक्वल टू ma, तो एक साइड पे ma लिखेंगे और दूसरी साइड पे mgx डिवाइडेड बाय l आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन को इस साइड पे रहने देंगे और मैस जो है वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय l। यहाँ पर अगर देखें g की वैल्यू होती है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो भी फिक्स होती है, ठीक है। और l जो है इसकी लेंथ, हमने ऑलरेडी जब हमने सपोज किया था ये पूरा सिस्टम, हमने कहा था कि लेंथ इसकी इक्वल होगी, ठीक है। मीन्स लेंथ जो है वो एक्सटेंडेबल नहीं है, फिक्स रहेगी। तो g और l पूरे का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है x के, और वो जो माइनस का साइन है वो उसकी ये शो करेगा कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। अगेन जो है वो इसके फार्मूलाज हैं जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, T इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाय k, ये स्प्रिंग के केस में थे। अभी जब हमारे पास पेंडुलम के केस में क्या है, k की वैल्यू हमारे पास चेंज हो गई है, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या है, mg डिवाइडेड बाय l। यहाँ पर स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया था हमने लास्ट डिस्कशन में, स्मॉल l भी यूज कर सकते हैं। तो mg डिवाइडेड बाय l है, ठीक है। m से m कैंसिल आउट हो गया, l ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड अगर आपने कैलकुलेट करना हो 2 पाई m डिवाइडेड बाय g आ जाएगा, और अगर आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी तो वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो कर लेंगे। जैसे इसका रेसिप्रोकल जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, स्मॉल f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय t। तो डू बाय योरसेल्फ यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि आप इसमें ये वाला फार्मूला जो प्लेस करके इसके लिहाज से इसकी फ्रीक्वेंसी भी खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।